नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सा और आपका स्वागत है डिस्टेंस लर्निंग के डेली क्विज डिस्कशन में। जो भी आपका स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। पहला क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से संबंधित है। हीरा उत्पादन क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी स्थिति दी गई है। हमको सही जोड़ी बनाना है, मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग्स करना है। हीरा उत्पादन क्षेत्र में पहला है बंका वंगा, जो जायरा में स्थित है। दूसरा है कुलीनन खान, जो मैक्सिको में स्थित है। तीसरा है प्रीमियर खान, जो मैक्सिको में स्थित है। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे मोरक्को है और यहाँ पे मैक्सिको है। तो इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका हमें पता लगाना है। जो गलत जोड़ी है उसका आपको परीक्षण करना है। आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। सी मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। कैसे गलत है? वो इस प्रकार गलत है कि बंका वंगा जो क्षेत्र है वो कॉन्गो गणराज्य में, इस प्रकार कथन एक सही होता है, परंतु जो कुलीनन और प्रीमियम खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अतः कथन 2 और कथन 3 गलत हो जाता है। आप एक बार मैप में जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, मतलब कि यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि कॉन्गो गणराज्य, उसकी लोकेशन आप देख लीजिए। उसकी लोकेशन ये बिल्कुल जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसके मिडिल में आती है, बिल्कुल मिडिल में। अगर आपसे ये पूछे यूपीएससी कि क्या जो कॉन्गो है वो अपनी तट रेखा समुद्र के साथ साझा करता है, तो आप कहिएगा हाँ। ये यहाँ पे आप छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं, ये समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर एक कॉन्गो रिवर भी बहती है, आपको ये याद रखना जरूरी है। जो जिसको मतलब जो हमारी विषुवत रेखा होती है, ठीक है, 0 डिग्री जो लाइन होती है वो इसको काटती है 2 बार। किसको काटती है? जो हमारी कॉन्गो रिवर है वो यहाँ से ऐसे गुजरती है, उसको विषुवत रेखा 2 बार काटती है। यहाँ पर नीचे आप साउथ अफ्रीका देख सकते हैं, जहां पर कौन कौन सी खाने हैं। यहाँ पर प्रीमियर खान है और कुलीनन खान यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में, जो बायोलॉजी से संबंधित है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि यह ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक करता है। कथन 2 कहता है कि वस्तुतः यह पीले रंग का वर्णक है। कौन से रंग का? पीले रंग का वर्णक है, जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसका परीक्षण करना है। नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उत्तर देने के लिए 5 सेकंड है। अब हम इसका उत्तर सही देख लेते हैं कि कौन सा है। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली हीमोग्लोबिन होता क्या है। दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है शरीर के सभी अंगों में, और जो हमारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं उनमें भी लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर के सभी कोशिकाओं का कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अतः जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन 1 में बात की गई थी कि यह ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं में करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन बोलता है कि यहाँ पे दूसरा कथन क्या बोलता है कि हीमोग्लोबिन वस्तुतः पीले रंग का वर्णक होता है। नहीं भाई, पीले रंग का नहीं, लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं, मतलब कि रेड ब्लड सेल में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक है। पीले रंग का नहीं, लाल रंग का वर्णक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो रक्त है हमारा, जो हमारा ब्लड है वो लाल कलर का हमको दिखता है। इस अतः जो कथन 2 था वो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे येलो रंग का वर्णक की बात की गई थी, जबकि हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। आशा करता हूँ कि इतनी बात समझ में आई। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, उसका कंपोजिशन बताइए, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप मुझसे ये बोलोगे कि देखो भाई, अगर हमारा 100% जो ब्लड है उसमें 44% होता है रेड ब्लड सेल, मतलब कि आरबीसी। कितना परसेंट? 44%। उसके बाद होता है 1% प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स आपने पता होगा, जब हमको मलेरिया वगैरह कुछ हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा खून में घट जाती है।
तो ये प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थिति रखता है, जो 1% के आसपास पाई जाती है। और इसी प्रकार व्हाइट ब्लड सेल मतलब कि WBC भी इस 1% में समावित होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है 55% प्लाज्मा। आपको पता है अभी जो हमारा नोवल कोरोना वायरस है उसके ट्रीटमेंट के रूप में प्लाज्मा थेरेपी अपनाई जा रही है दिल्ली और अन्य कुछ शहरों के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनके द्वारा। प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है दोस्तों, देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, ठीक है, केवल प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। और इस प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होता है और गैसेस होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ना यहाँ पर, ये इसमें होती है एंटीबॉडीज। मान लीजिए एक व्यक्ति है उसको अगर कोरोना हो जाता है, अब ये जो क्या होता है कि इसका जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज आ जाएगी, मतलब वो रेजिस्टेंट करना सीख जाएगा कि कोरोना को रेजिस्टेंस कैसे करते हैं। अब ये व्यक्ति ठीक हो गया तो इसका जो ब्लड है इसके ब्लड में से प्लाज्मा निकालकर दूसरे व्यक्ति में दे दिया जाएगा, क्योंकि इसके ब्लड में क्या है, एंटीबॉडीज। अब जब ये ब्लड मतलब कि प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज पहुंच जाएगी, तो वो भी कोरोना के प्रति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा। याद रखिएगा कि केवल प्लाज्मा का ट्रांसमिशन किया जाता है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्लाज्मा दिया जाता है, ब्लड नहीं दिया जाता। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, 55% प्लाज्मा, 1% प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल मतलब कि WBC, और 44% मतलब कि 44% रेड ब्लड सेल RBC उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट से ये रिलेट करता है क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का हमको परीक्षण करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा उनका रखरखाव एवं प्रबंधन करना है, एवं इसका नोडल मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। ठीक है, क्या बात की गई है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो नेशनल हाईवेज का निर्माण करता है, उनको डेवलप करता है, उनको मेंटेन करता है एवं उनका मैनेजमेंट करता है। और ये अपनी रिपोर्ट है ये किसको सबमिट करता है, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन मंत्रालय को, ठीक है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को। इतनी बात आपको समझ में आई। कथन 2 कहता है कि सीमा सड़क संगठन मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका कार्य देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के जाल को विकसित करना एवं उनका प्रबंधन करना, मतलब कि उसको डेवलप करना एवं उसका मैनेजमेंट करना, किसका काम है, सीमा सड़क संगठन का। एवं ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है रक्षा मंत्रालय को। तो कथन 1 में से और कथन 2 में से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं और उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी मतलब कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, उनका रखरखाव एवं उनका प्रबंधन करना है, एवं इसका नोडल मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। इसके जो मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में वो नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अभी करंट के दृष्टिकोण से। सीमा सड़क संगठन मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका कार्य देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के जाल को विकसित करना है, उनका प्रबंधन करना है, और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड बनाता है। तो आपको पता है कि या तो गृह मंत्रालय के अंदर आना चाहिए था या रक्षा मंत्रालय के अंदर आना चाहिए था। गृह मंत्रालय के अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये बाह्य मामला हो जाता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। वर्तमान में जितनी भी फोर्सेस हैं उनको आप रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय के अंतर्गत रख सकते हैं। पुलिस फोर्स हो गई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, BSF जो हो गई वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ITBP हो गई, और अन्य जितने भी जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और रक्षा मंत्रालय के अंदर क्या आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है आर्मी, ठीक है, जिसे हम थल सेना कहते हैं, जिसे हम वायु सेना कहते हैं,
और जिसे हम नौसेना कहते हैं। ये तीनों के तीनों ये आते हैं सीधे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। उसी प्रकार सीमा सड़क संगठन भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए तो भाई गृह मंत्रालय गलती से भी मत लगा देना, और ना ही आप ये लगाना कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये जो सीधा रिपोर्ट करता है रक्षा मंत्रालय को। अभी एक करंट का क्वेश्चन देख लीजिए, ये है कौन सा क्षेत्र, इसको हम कहते हैं कालिया पानी का क्षेत्र। ये बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत से, मतलब कि चाइना से, नेपाल से एवं भारत से, मतलब भारत का ये एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। अब क्या हुआ कि जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पर 80 किलोमीटर की रोड बनाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 80 किलोमीटर की रोड बनाने के कारण चाइना को इससे आपत्ति हो गई कि आप सीमा से इतने पास रोड कैसे बना सकते हैं। कुल मिला के ये एक सामरिक रोड थी जो दूरगामी परिणाम देने वाली थी। इसलिए आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि चाइना इतना चढ़ा हुआ है और लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं, और वहीं दूसरी तरफ नेपाल ने एक नया नक्शा जारी करते हुए इस क्षेत्र को, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस क्षेत्र को अपना भाग बताया है, मतलब कि नेपाल का भाग बताया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेके जो भी फॉलो अप होगा मैं आपको देता रहूंगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो वैदिक कालीन कृषि शब्दावलियों से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कि जो कौन सी जोड़ी है वो सही नहीं है, इसका परीक्षण हमको करना है। यहाँ पर वैदिक कालीन शब्द दिए गए हैं, ठीक है। ये जो कुरिश्यु है इसका मतलब होता है खाद, यहाँ पे ये बोला गया है। दूसरा है लांगल अर और सीर, इसका मतलब होता है नहर। पीवाश मतलब होता है हलवाहा। और चौथा जो है वो उदर होता है अन्न मापक। इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, आपको इस बात का परीक्षण करना है। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, बाकी के तीनों के तीन सही हैं। जो लांगल अर और सीर माफी चाहता हूँ, जो लांगर अर और सीर होता है उसका मतलब नहर नहीं, उसका मतलब होता है हल। और बाकी जो जितने भी जोड़ियां थी वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज के क्विज का है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इसका परीक्षण करना है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा कथन कहता है कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनियों के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तीसरा कथन कहता है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। और चौथा और आखिरी कथन कहता है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पर आप, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी। बी मतलब कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये कथन बिल्कुल गलत है। हमको असत्य कथन ही का परीक्षण करना था और ये हमको मिल गया है क्योंकि ये कथन असत्य है। 1833 के एक्ट को थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि देखिए पहले हम 1813 के एक्ट को जानते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय और चाइना पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार बने रहे। एक अधिकार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ब्रिटेन ने भारत से व्यापार करने की छूट किसको दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ब्रिटेन में जितनी भी कंपनियां हैं ना, तो वो भारत से व्यापार नहीं कर सकती, क्योंकि केवल एक अधिकार है किसके पास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ही केवल व्यापार करी और कोई अन्य कंपनी नहीं कर सकती। इसको ही कहते हैं हम एक अधिकार। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चाइना छोड़कर जो कंपनी के एक अधिकार था उसको कंपनी के द्वारा समाप्त कर दिया। माफी चाहता हूँ, कंपनी के द्वारा नहीं, जो ब्रिटिश की क्राउन प्रिंसेस थी, मतलब कि महारानी है, उनके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। 1813 के एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। ये भी जानने योग्य बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य
को नियुक्त किया गया। लॉर्ड मेकाले को विधि सदस्य के रूप में पहली बार नियुक्त किया गया था। और आपने सुना होगा मेकाले आयोग, तो वही मेकाले, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। अब 1833 का जो एक्ट है उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए थे। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में जो दास प्रथा है वो भी गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। और आखिरी जो बात है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया था कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को धर्म, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी में किसी भी पद के अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। परंतु जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनने इस बात का विरोध किया और आगे चलकर इसमें फेरबदल कर इस जो प्रावधान है इसको रद्द कर दिया गया। आपको याद होगा इसी प्रकार का एक जो क्लॉज है वो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 15 में बात की गई है धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्विज पसंद आया होगा। आपका जो भी स्कोर बने उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज का मेंस का आंसर जो है वो आपके सामने रहा। इसमें पूछा गया है कि क्या कारण है कि भारत आज भी औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। भारत के औद्योगिक सशक्तिकरण एवं आयात प्रतिस्थापन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सका है, इस बात का हमको परीक्षण करना है, हमारे तर्क हमको देना है। 250 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं और आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन का मांग बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई देखो आज हमको इतना इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि भारत में कहीं भी चले जाइए आपको मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए चीजें दिखेगी, मेड इन इंडिया चीजें कम दिखती हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, हम अपनी चीजें खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, इस बात का हमको परीक्षण करना है। दूसरी बात इसमें पूछी गई है कि भारत के औद्योगिक सशक्तिकरण एवं आयात प्रतिस्थापन को लेकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम था, उसने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं, उसने क्या क्या सहायता दी है मेड इन इंडिया में। मेड इन इंडिया में मेक इन इंडिया की क्या सहायता है, इस बात को हमको परीक्षण करना है। ठीक है दोस्तों, 250 शब्द और इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा मुझे। आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, आप टाइप करके भेज सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।